नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला। साथियों, कहते हैं ज्यादा जोगी मठ हुआ उजाड़। साथियों, आप मुझे नए रूप में देख रहे होंगे, लेकिन मैं इस बात को बताता चलूं कि मेरे बड़े पिताजी का देहांत हो चुका है। 5 तारीख को देहांत हुआ और आज उनका छौल का कार्यक्रम था। इस नाते हम लोगों को धार्मिक रीति के हिसाब से मुंडन संस्कार कराने होते हैं। तो नए रूप में देख के थोड़ा सा आश्चर्यजनक मत होइएगा, क्योंकि इस समाज में रहने के नाते सामाजिक रीति रिवाजों को फॉलो अप करना पड़ता है। तो मैंने शुरू में कहा कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। कुछ इसी तरह के हालात हैं हम सभी लोगों के, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की राय मशवरा लेने के चक्कर में हम सभी लोग आंदोलन से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है आंदोलन का वो कर नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का मकसद भुगतान का मकसद है। और जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी तो हम 2 साथी जो है, एक उत्तर प्रदेश से, जब हमने बस्ती से शुरुआत करी थी और यह बात सोचा था कि मेरा पैसा खुद का है, इसके लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। ये वर्तमान के हालात में हमको लगातार लोग हैं सहारा सेवी का प्रकरण बता के इस आंदोलन को हमारे पैसे का भुगतान का सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, और हम रोज रोज इनके कहने पे आ गए हैं अब अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। तो मैं एक शुरुआत किया। मैं अकेले ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां होता गया। जब पहली बार मैंने बस्ती में आंदोलन की शुरुआत करी तो वो दिन था 17 नवंबर 2016 को हम लोगों ने इसकी विधिक शुरुआत करी। और पहली बार मैंने 17 नवंबर में जाके अपने पैसे की भुगतान के लिए संबंधित जो ब्रांच ऑफिस थी उस ब्रांच ऑफिस में तालेबंदी कर दी। फिर हमने देखा कि हम वहाँ पे ब्रांच ऑफिस पे जाके बात कर रहे थे, देखते देखते हमारे साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ आई और उन लोगों ने भी अपने पैसे की मांग करना शुरू की। मुझे हौसला बल मिला कि चलो, मैं अकेले ही था, कम से कम कुछ लोग साथी और तो आए। और जब हमने उन लोगों से प्रस्ताव रखा कि अब हम लोगों को बस्ती में इस बारे में बड़े कार्यक्रम की तैयारी करनी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, और अब लोग बार बार हमको सहारा सेवी के प्रकरण में उलझाते रहते हैं, जबकि मामला कुछ दूसरा लगता है। तो हमने इस शुरुआत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और आपस में एक ग्रुप मीटिंग बैठी, और फिर 28 मई को हम लोगों ने एक प्रेस क्लब बस्ती में बृहद शुरुआत की और अपने जो भी संसाधन थे, जो हमारे संबंध थे, जिनका सहारा में पैसा था, कुछ सहारा के एजेंट साथी जो बहुत पीड़ित थे, क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोगों के साथी की भूमिका में आए, उन लोगों ने अंदर खाने से कुछ जान लिया था, वो भी हमारे साथ खड़े। और 28 मई को एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। प्रेस क्लब बस्ती में हम लोगों ने विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य करपात्री जी के महाराज जी के ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक उपसमिति का गठन करवाया और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन किया। वहाँ कमेटी तय हो गई और कमेटी तय होने के बाद ये तय किया गया कि हम लोगों को पहले बस्ती जनपद के लोगों को आंदोलित करना होगा, और बस्ती जनपद के एक व्यक्तियों को आंदोलित करने के बाद हम लोग अपने पैसे की भुगतान की मांग करेंगे। और हमारा पैसा चूंकि बस्ती में है तो बस्ती के लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया और बस्ती में हम लोगों ने अपने निजी संसाधनों से जो भी बन पाया, हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कभी किसी से 1 रुपये लेने की बात नहीं की। हम लोगों ने कहा है आपस में जो भी साथी हैं हम थोड़ा बहुत आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा चूंकि पैसा है बिना लड़े काम नहीं करेंगे, ये बिना लड़े पैसा नहीं देने वाला। जब दबाव पड़ा तो उस समय मुझे तब एक बात याद आई और मुझे बल मिला कि जब हम लोग उस सेक्टर ऑफिस को घेरे हुए थे तो प्रशासन ने भी मेरा साथ दिया और प्रशासन ने कहा कि भाई इनका पैसा मिलना चाहिए, आप निश्चित एक डेट बता दो, ये इसी दिन आ जाएंगे। उसी समय एक बुजुर्ग महिला आई हुई थी, वो लाठी लेके चल रही थी और लगभग 70-80 साल से 85 साल की उम्र थी, और वो लाठी लेके टेकते हुए आई थी, गरीब थी। उसको देख के हम लोगों की अंतरात्मा कराह उठी। वो पैसे के लिए अपना कुछ ही छोटा धनराशि था, हम लोगों ने उस संबंधित
अधिकारी से, जो प्रशासनिक अमले के लोग आए हुए थे, उससे कहा कि हमारा पैसा मिले ना मिले, पहले इस बुजुर्ग महिला का पैसा मिल जाए, और उसमें दबाव डाल के हम लोगों ने उसको पैसे को उनको दिलवाया। बहुत छोटी सी धनराशि थी, मात्र 5-7-10 हज़ार रुपये के मामले के लिए वो लगभग 7-8 साल से घूम रही थी। जब भी आती थी 2-1 बार 4 बार दूर से आती थी, इस रातें आ नहीं पाती थी, लेकिन वो बता रही थी कि हम 5-6-7 साल से जब भी मांगते हैं पैसा नहीं देते। आज हम लोग कई महीनों से थक हार के हो जा रहे हैं। अंततः वो पैसा किसी तरह से हम लोगों ने उनके ऊपर दबाव दिलवाया और वो पैसा उस गरीब महिला को मिली। तो उसमें हमको दिखा कि आखिर पैसा कैसे, कह रहे हैं कि ये पैसा हमारे पास नहीं है, एम्बार्गो लगा है, इस पर हम लोग तहकीकात करना शुरू किए और इसकी डीपली तक जाना को। उसके पहले भी हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे और बार बार ये सोच रहे थे कि भाई ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा, आखिर क्या कारण है। क्या वास्तव में सहारा सेवी के नाते मात्र 24,000 करोड़ रुपए हैं और देश में काफी पैसा है। देश में 13 करोड़ निवेशक कहते हैं, 12 लाख कार्यकर्ता कहते हैं, ना जाने कितने लोगों का पैसा हो। ये 24,000 करोड़ से तो पूरा नहीं हो जाता। ये बात हमको समझ में आई तो हमारे साथ जो आंदोलन करने बस्ती के साथी हैं, जो एजेंट साथी थे, जो हमारे साथ खड़े थे, उनको भी समझ में, और वो हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ लगे, क्योंकि उनका भी बहुत पैसा पड़ा हुआ था और उनका खुद का पैसा और उनके साथ जो उनके पैसे लोगों के जमा करवाए थे, उनको भी रोज रोज उनकी उड़ाने उनको मिल रही थी और वो लड़ने का मुंह बना चुके थे कि लेकिन उनको कोई साथ नहीं दे रहा था। हम सोशल वर्क के काम करते थे, हम सामाजिक गतिविधियों में रहते थे, हमारा खुद का पैसा था और हमको इस परिस्थितियों पैसे के नाते हमको हमारे परिवार से हाथ धोना पड़ा था। तो मैंने तो पहले संकल्प लिया था कि मैं जब जाऊंगा तो पैसे के भुगतान के लिए उनका एक भी कर्म बाकी नहीं लगा हुआ। अंततः हुआ भी वही, हमने उतार के वहाँ के सेक्टर मैनेजर को वहाँ पे तालेबंदी करा दी और तब प्रशासन आया और प्रशासन के बहुत बात करने के दौरान भी 3 दिन वो मीटिंग चली। 3 दिन की मीटिंग के बाद कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया, वो सही जवाब नहीं दे पाई। हमने एक एप्लीकेशन बुक कराया और इनके खिलाफ FIR करने के लिए संबंधित SHO को कहा। कोतवाली में उस समय हमारा एप्लीकेशन तो ले लिया गया, लेकिन चूंकि जानते हैं कि उस समय का दौर ये था कि सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो निकल के बाहर आए, और कार्यकर्ता भी डरते थे, जमाकर्ता तो जा ही नहीं पाते थे। वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे, कार्यकर्ता उनको पट्टी पढ़ा देते थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कि साला मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सहारा से भी कभी उससे हमारा क्या लेना देना, जब हमने रिसर्च पाया कि मामला तो सोसाइटी का है, इसका है ही नहीं है, सहारा से भी में जो पैसे लगे हैं उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तब हमारा थोड़ा सा आत्मबल बढ़ा। फिर हम लोगों ने 28 तारीख को, जैसा कि आपको बताया, हमने 28 तारीख को बस्ती का आंदोलन शुरू किया। और चूंकि ये सोशल मीडिया पे आंदोलन चल रहा था और इस सोशल मीडिया पे हम लोगों ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा करने का व्रत लिया था, तो हम तो कर रहे थे बस्ती के लिए आंदोलन, लेकिन देखते देखते हमको बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, यहाँ तक कि बिहार के लोगों तक को धीरे धीरे करके देश भर के लोगों तक ये बात सूचना पहुंची कि बस्ती में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही। उसी बीच में हमारे पास एक टेलीफोन आता है जो उस समय सहारा निवेशक मोर्चा के नाम पे नीरज शर्मा जी नीरज शर्मा जी चला रहे थे। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, सुबह 10:30 बजे का समय था, लगभग 1.5 घंटे हम लोगों की बात चली साथ में। और वो उसके पहले ही शिवपुरी में वो अपने साथियों के साथ आंदोलन करके कई बार DM और कलेक्टर के यहाँ जाके अपनी बात रखाए थे। उनसे हमारी 1-1.5 घंटे की बात हुई और 1 घंटे 1.5 घंटे उस पर बात चली। तो यह तय किया गया कि हम लोगों को यह आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी बनाना है और देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन करना होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक दिन तय करी और चूंकि 28 तारीख को हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। 28 नवंबर को इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के बाद हम लोगों ने जब ज्ञापन अपने जनपद के जिलाधिकारी माध्यम के पास देना था और सूचना देनी थी जिलाधिकारी, क्योंकि जिलाधिकारी जो होता है वो वित्त का, पूरे जिले का प्रशासनिक अमलों का, किसी भी सेक्टर का हो, वो वित्त का मालिक भी होता है और वो सीधे गवर्न करता है और उसको पावर है कि अगर कोई इस तरह का फ्रॉड कर रहा हो, गलत कर रहा हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो स्वयं एक्शन ले सकता है। उसको एक पावर डेलीगेट है, क्योंकि जिलाधिकारी सर्वे सर्वा होता है अपने जिले। हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश की राष्ट्रपति को ज्ञापन देके प्रथम सूचना के रूप में हम लोगों ने दिया कि इस तरह से देश में हमारे लोगों के साथ हमारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा और लोग इस पैसे के नाते अपनी जान दे रहे हैं।
जब हमने उस आंदोलन के दौरान विभिन्न सेक्टरों में जाके, क्षेत्रों में जाके और चौराहों पे जाके पता किया तो बहुत सारे लोग निकल के आए। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों ने 28 को किया और उसमें 10,000 के लोग सड़कों पे दिखाई दिए। हमने शास्त्री चौक GIC ग्राउंड से शास्त्री चौक बस्ती तक DM कार्यालय तक ये ज्ञापन किया और का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमको विश्वास नहीं था कि देखते देखते 10,000 के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उससे मेरा हौसला बढ़ा कि अगर मैं अकेले निकल सकता हूं और 10,000 लोग आ सकते हैं, ये बस्ती के हालात है, तो देश भर के लोगों के क्या हालात होंगे, वही पीड़ा उनके अंदर भी होगी। और उसके क्रम में हम लोगों ने 11 नवंबर को दूसरा एक कार्यक्रम रखा, 11 दिसंबर को एक दूसरा कार्यक्रम रखा। फिर उस कार्यक्रम के दौरान देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करी और देश के विभिन्न हिस्सों में उस दिन आंदोलन, एक ही डेट पे लोगों ने अपने संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय पे जाके ज्ञापन सौंपा। उसी दिन ये आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा कोई किया तो वो नीरज शर्मा थे। नीरज शर्मा मध्य प्रदेश से आते थे और मध्य प्रदेश में वो सहारा निवेशक मोर्चा नाम का यूट्यूब चैनल की शुरुआत किए थे। हमारे लिए और हमारे संगठन के लिए जरूरी ये था कि हमारा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हो और वो प्लेटफॉर्म बना के देश के विभिन्न हिस्सों तक हमारी बात को पहुंचाए, तभी हम लोग आंदोलन को बड़ी गति दे पाएंगे या हम लोग उनके बीच तक जा पाएंगे। ये काम बखूबी नीरज शर्मा जी सारा निवेशक यूट्यूब मोर्चा के माध्यम से जो चैनल क्रिएट किए थे उससे उन्होंने बखूबी किया और उसका हम लोगों ने हर जगह जहां भी आंदोलन होने की तैयारी होती थी उसकी पूर्व नियोजित सूचना उनको बताते थे, उनकी वीडियोज उन पर अपलोड करते थे और वो पूरी शिद्दत के साथ इस आंदोलन को गति देने के लिए 9 बजे रात का एक समय चुना, 9 बजे से 10 बजे का समय, जो देश के निवेशकों को इस स्ट्रीम लाइव के माध्यम से लोगों को जोड़ के अपनी बात रखना और वहां से उनकी जानकारियां साझा कराना। उस समय हम लोग अपने तंत्र के आधार पर विभिन्न सूचनाएं नीरज शर्मा जी अपने स्तर से भी कलेक्ट करते थे और हम लोग भी कलेक्ट करा के उनको देने का काम करते थे। और तब हमने एक कार्यक्रम और रखा, वो कार्यक्रम था लखनऊ का। लखनऊ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा कि इस लखनऊ के कार्यक्रम में विधानसभा घेराव के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा जो लास्ट दिसंबर में था। 27 दिसंबर को जब हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया तो उसी दिन कार्यक्रम में सहारा सेवी का एक नया सिगुफा छोड़ते हुए ज्ञापन देने का सुब्रत राय और प्रबंधन टीम ने भी करना शुरू कर दिया। उसी डेट को, जिस डेट को हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा करी, और उसी डेट को आम आदमी पार्टी ने एक चिट फंड सोसाइटी का गठन किया। वो तीनों आंदोलन 27 दिसंबर को ये तय, 27 दिसंबर को एक ही डेट पे तीनों दिन हुआ और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की भी एक मूक सहमति आ गई कि हाँ आंदोलन करना चाहिए। लेकिन उस बीच में आंदोलन को बाधा डालने के लिए सहारा सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र ने भी एक सुनियोजित चाल चली और उस आंदोलन को कमजोर करने की पहली नीयत के आधार पे उसी दिन उन्होंने सेबी सहारा प्रकरण की भी शुरुआत कर दी और वो अपने बागड़ बिल्लों को लेके सहारा सेबी के लिए पत्रक तैयार करके वो संबंधित जिला अधिकारी और संबंधित जनपद के विधायक और सांसदों के पास ये अपनी सूची पहुंचाना शुरू कर दी, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि अगर सच को हम लोग जाहिर करेंगे तो एक दिन ये सांसद और विधायक को हथियार बनाएंगे और जो सच पहुंच गया सुब्रत राय का सांसद और विधायकों को सदनों में जाके ये बात रखी जाने लगी तो हमको जेल जाने में समय नहीं लगेगा। सुब्रत राय को जेल जाना और उसके प्रबंधन तंत्र को जेल जाना तय हो जाता। उन्होंने तुरंत इस बात को किया कि सेबी सहारा का प्रकरण उछाल दिया और उनकी दो नियत थी। एक नियत यह थी कि सेबी सहारा प्रकरण से हम देश के जितने विधायक, सांसद और जिलाधिकारी और कप्तान हैं उनको पहले से ही ब्रीफ कर दें कि हमारा मामला सेबी में है, न्यायालय में, इस नाते इसको कोई एप्लीकेशन का संज्ञान ना लिया जाए। और दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि जो भी कार्यकर्ता इनके पक्ष में जाने वाले हैं
यानी आंदोलन के पक्ष में जाने वाले, उनको उस आंदोलन के पक्ष से हटाया जाए और वो कार्यकर्ताओं को सेबी सहारा के प्रकरण में मोड़ दिया जाए, और यानी उनको फिर से मूर्ख बनाए रखा जाए जो 2010 से लगातार करते आ रहे हैं। ये दोनों मामले उन्होंने सोच विचार के बड़ी सूझबूझ के साथ सहारा सेबी के प्रकरण को उन्होंने उठाया, लेकिन वहीं एक गलती कर दिया था सुब्रत राय ने। उनको नहीं मालूम था कि जो हम करने जा रहे हैं, कि एक समय था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने आंखें दिखाना शुरू किया था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनकी आंखों में पट्टी नहीं बांधी, आंखों में सलाके डाल दिए, और आज सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा, उसके पीछे ला जाने कितने लोग तबाह हैं और कितने लोगों की जान चली गई। किसी भी सरकार को, जिस सरकार को आप अंगुली दिखाएंगे और उसी के द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में आप देश के भर के निवेशकों को ठग रहे हैं, तो लूज पॉइंट तो आपका है ही, और सरकार को अंगुली दिखाने का मतलब आप पूरी कंपनी को नस्तनाबूद कराना, और वही किया था सुब्रत राय ने। सीधे सरकार खोने की गलती कर डाली थी, तो खामियाजा पूरे देश को आज भुगतना पड़ रहा, क्योंकि जो भी होते हैं, यानी जिसके घर शीशे के होते हैं, उस दूसरे को घर पे पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन सुब्रत राय पत्थर फेंके। उस पत्थर फेंकने से सरकार का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुब्रत राय ने देश के करोड़ों लोगों का जो इलीगल तरीके से पैसा लिया था, उसको सुनियोजित करके वो पैसा हड़पने की साजिश पर रहे थे, उस पर्दे में, उस जाल में फंस गए। और उस जाल में फंसने के बाद क्या हुआ? अंततः सुब्रत राय विभिन्न कोर्ट कचहरियों से होकर जेल के सलाखों के पीछे तक चले गए। कई गलतियां उस पे गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां कर दिया डाली। जब सेबी और सहारा का प्रकरण शुरू हुआ, तो सरकार ने सेबी यानी अपनी अथॉरिटी को लगाया कि इनकी जांच कर दी जाए, और जांच करने पे पाया कि इन्होंने जो गलतियां करी, उस गलतियों का परत दर परत खुलती गई। अच्छा, परत दर परत खुली कैसे? कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। उसी सहारा प्रबंधन तंत्र के घर में जो डायरेक्टर एंड टीम थी सेबी से कनेक्टेड थी, कहीं ना कहीं सेबी से उनका इंटरनेशनल वास्ता था। वो सारे डॉक्यूमेंट एक विवाद के चलते सेबी के डायरेक्टर के पास तक पहुंच गए, जो उनके लूज पॉइंट थे। ऐसा नहीं कि सेबी ने कोई छापा मार के पकड़ लिया, उनके लूज पॉइंट को उन्होंने पकड़ा और खाता डाला, और उनके ही लोगों के अंदर खाने की जो रिपोर्टें थी, उस रिपोर्टों को देखते हुए उसकी सघन जांच कर रही, और वो पाया कि ये गलती किए हुए हैं। वो पैसा जो ले रहे थे, वो इलीगल तरीके से पैसे जुटाए गए थे। उस पैसे के कारण उसको रास्ता मिला, और सहारा सेबी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और सरकार भी उनके ऊपर दो चूड़ी टाइट होने की व्यवस्था बनाने लगी कि सुब्रत राय को गिरफ्त में ले लिया जाए। सुब्रत राय ने वहां समझौता नहीं किया, क्योंकि आप गलत थे, उसके बाद भी आपने समझौता नहीं किया, जिसका दंश आज वो झेल रहे हैं, और हम सारे निवेशकों को भी उसका दंश झेला रहे हैं। जनाब, आपने गलती करी थी तो आपको उनके साथ समझौता करना था, ताकि हम निवेशकों का पैसा बर्बाद ना होता। लेकिन आप दम्भी थे, अभिमानी थे, आप ये सोच रहे थे कि सुब्रत राय यानी देश की सरकार है। सुब्रत राय अब देश की सरकार नहीं थे। देश की सरकार भारत की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली में बैठी संसद से पारित हुए प्रधानमंत्री थे। लेकिन आपने अपने आप को खुद देश का सर्वे सर्वा मान लिया था। आप एक समय ये मानने लगे थे कि देश में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। उसका खामियाजा आज हम भी भुगत रहे हैं, और हमारे साथ जैसे ना जाने तमाम कितने लोग जो अपनी प्राण भी दे चुके हैं, उनका परिवार भुगत रहा है। फिर आप उस सेबी सहारा प्रकरण में, उस सेबी सहारा प्रकरण की जो स्थिति हुई, उसमें जब ये फंसे, और उसको फंस के उन्होंने 2010 से लेकर 2023 तक, यानी 23 ना कहिए, 2016-17 में जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी, तो उस समय तक वो लोग सिर्फ सेबी सहारा प्रकरण करके सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके अधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को अंतर द्वंद में रखे, उनको कहते रहे कि आपका कुछ नहीं होगा, हम सहारा सेबी में हमारा विवाद फंसा हुआ है। और उनके कार्यकर्ता जो 12 लाख के रूप में है, उनको एक डाइवर्जन के रूप में उनसे कहते थे कि आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और चंद पैसे की लालच में
सभी साथियों ने काम करना शुरू किया और अंततः वो बड़ी खाई में डूब गए। फिलहाल डूब गए, उससे अगर आदमी ने कोई गलती करी है तो उसको सुधारने का मौका भी होना चाहिए। सुधारने का मौका यह था जब जागो तभी सवेरा। लेकिन जब हम लोगों ने 2017 में आंदोलन की शुरुआत करी तो एक बार पुनः वो अपनी चाल शुरू किया, क्योंकि 2010 से लेकर 2016-17 तक कोई उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब चूंकि अगर मैं भी एजेंट होता तो शायद मुझे भी वो उस गिरफ्त में ले लेते और उनको, अच्छा गिरफ्त में नहीं लेते, वो किसी एजेंट को गिरफ्त में नहीं ले सकते, किसी का वो एजेंटों ने खाया नहीं है, एजेंटों ने किसी को कुछ दिया ही है। सुब्रत राय की झोली भर दी है, सुब्रत राय को जमीन से लेकर आसमान तक उठाया। एक भी एजेंटों ने किसी का कुछ खाया नहीं था। एजेंटों को यह डर था कि ये पैसा जो हमने इनको दिया है वो पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, चूंकि इतना ट्रस्ट हो गया था कंपनी के ऊपर कि वो अपना पैसा भी ले जाके उसी कंपनी में लगा दिए थे। कमीशन, पीपीएफ और भी तमाम जो टीडीएस वगैरह है उसके, वो कहीं हमारा चला ना जाए, इस चक्कर में एजेंट इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अभी भी कुछ हद तक लोग नहीं हो रहे। उनको इस बात का डर है कि हमारा कमीशन चला जाएगा, हमारा पीएफ चला जाएगा, हमारा पीपीएफ चला जाएगा, हमारा टीडीएस चला जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर हम निकलेंगे तो कंपनी हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी। इसका डर आज भी कुछ लोगों में है। मैं ये कहूं बहुतायत में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आप ये बात अच्छी तरीके से जान लें, सुब्रत राय आपका टीडीएस ले सकता है क्योंकि वो कंपनी का राइट है। सुब्रत राय आपका पीपीएफ ले सकता है, ये कंपनी का राइट है। सुब्रत राय आपका कमीशन मार सकता है, ये कंपनी का राइट है। लेकिन सुब्रत राय के खाते में जो आपने जमा किया है, अगर उसका बांड आपको मिल गया है तो वो बांड उसका बाप भी नहीं ले सकता है। ऊपर से उतर के उसका एक एक रुपए का भुगतान उसको करना पड़ेगा और उसको कराने की जिम्मेदारी देश की सरकार की भी। हालांकि मैं पीपीएफ और टीडीएस पे बाद में बात करूंगा, उसका भी रास्ता है। जो आपका एक रुपया नहीं ले सकता उसके भी ये तरीके हैं और प्रमाण भी आपको दूंगा। लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ इस पे कि सुब्रत राय आपका एक पैसा नहीं ले सकता। इस भ्रम में अगर हो और आंदोलन में शरीक नहीं हो तो भ्रम त्याग दीजिए। उसको इस बात का डर था और ये बात धमकी के रूप में भी सुब्रत राय और उसके प्रबंधन तंत्र के लोग काफी संख्या में कह चुके थे और अंदर खाने से लगातार कह रहे हैं, जिसके कारण वो निवेश कार्यकर्ता अपनी खुल के बात नहीं रख पा रहा। सेबी सहारा प्रकरण में जब सेबी सहारा का प्रकरण हुआ, उस सेबी सहारा के प्रकरण के दौरान 2010 से लेकर 2017-18 तक जब कोई उसको बोलने वाला नहीं था तो वो राजा की तरह जो चाहता था अपने कार्यकर्ताओं से कहवाता था, वही कहते थे कार्यकर्ता ले जाके। लेकिन 17 में उसके खिलाफ 16-17 में उसके खिलाफ एक बड़ी आगाज हुआ जिसका नाम है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मुद्दई लाख बुरा हो चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो अंजामे खुदा होता है। एक नई आशा की किरण ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने शुरुआत किया और आई और यह सच बताना शुरू किया कि कंपनी गलत है जिसने देश के निवेशकों सहित आपके कार्यकर्ताओं के जान लाले में डाल दिया और उनकी एक एक कलई खोलने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया। इसी बात का उसको डर था और यह चाहता था कि ये कोई भी आंदोलन खड़ा हमारे विरुद्ध ना होने पाए। शुरू में भी उसने कोई संगठन कार्यकर्ताओं का खड़ा नहीं होने दिया, सिर्फ इस नाते कि अगर कार्यकर्ताओं का कोई समूह होगा तो वो हमसे सवाल जवाब करने लगेगा। बीच में भी कई मामले बात शुरू आए थे कि कुछ लोग संगठन को तैयार कर रहे थे, कुछ लोग आपसी ग्रुप तैयार कर रहे थे, लेकिन उस ग्रुप के दौरान ही उसने कह दिया कि सहारा के ग्रुप में एक नेता है, वो है सुब्रत राय, इसके बाद कोई नेता नहीं है। आपको उसी समय बात समझ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ पाए क्योंकि आप अंधे भक्त हो चुके थे उसके। आज जान के लाले पड़े हैं। उस दौरान भी 2017 में जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो उस समय 27 दिसंबर को ये खुद देश भर में
सहारा के निवेशकों के हित के नाम पे जितने विधायक थे, जितने सांसद थे, जितने अधिकारी थे, जितने कप्तान थे, जितने डीएम थे, उन सबको एक ब्रीफिंग करके चला आया कि देश के निवेशकों का पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रोका हुआ है। इस नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। ये फीडिंग करा दी उसने और वो सफल हुआ फीडिंग कराने में। उसका परिणाम हमको बाद में दिखाई दिया कि जब हम लोग अपनी एफआईआर की कॉपी लेके जाते थे कि हमारे पैसे लेके चले गए हैं, कप्तान से लेके एसएचओ तक ये बात कहता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला, जबकि सहारा सेवी का प्रकरण अलग और सोसाइटियों का पैसे का प्रकरण अलग। सीधे एक ब्रीफिंग की हमने सहारा सेवी में हमारा विवाद है, हम लोगों ने खोजी तंत्र को अपनाया और बहुत तेजी के साथ उस समय न्यूज दुनिया चैनल नीरज शर्मा के रूप में भी उदय हो गया और नीरज शर्मा के साथ हम लोगों ने 27 तारीख को लखनऊ में एक बैठक इको पार्क में किया, जिसमें 5 राज्यों के लोग, कम ही संख्या में आए, 5 राज्यों के लोग आए और वहां पे राष्ट्रीय कमेटी का निर्माण हो गया और राष्ट्रीय कमेटी में नीरज शर्मा को बतौर महासचिव के रूप में रखा रहा और पूरी की पूरी कुनबे तैयार हुए और उस राष्ट्रीय कमेटी को हम लोगों ने विस्तार देना शुरू किया और देश भर में आंदोलन की कड़ी को खड़ा किया। आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 16 राज्यों में काम कर रही है, जिसमें फिर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा जैसे विभिन्न राज्य में हम लोगों ने आंदोलन की गति को तेज किया और देश में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि ज्यादा जोगी मत उजाड़। जब हम लोग शुरुआत दौर में कार्यक्रम करना शुरू किया तो हम लोगों ने जो कहा कि आंदोलन आज दिल्ली में करना है या लखनऊ में करना है, यहां जाना है, हमने किसी से नहीं पूछा। आंदोलन की तिथि घोषित कर दी और निकलना है। तो जो जैसे था वो वैसे अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार निकला। हमने उसका प्रमाण देखा कि जब हम लोगों ने लखनऊ में सहारा सुब्रत राय का घर घेरने की तैयारी करी तो जो जहां था जैसे था उसको सबको पैसा लेना, भाई किसी एक को व्यक्ति को पैसा नहीं, हमको पैसा लेना है। तो हमको क्या जरूरत है हम किसी से ये पूछने जाए कि हमको पैसा लेना है तो हमको करना क्या है, जाना कहाँ है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, रहना कहाँ है। अरे भाई पैसा लेने के लिए जहां जाना है सब मिलके चलेंगे, चलना चाहिए सबको, क्योंकि पैसा तो सबका है ना भाई। हम सभी साथियों ने एक टीम का निर्माण किया है, लेकिन वो टीम का निर्माण इस नाते किया है कि सब लोग एक सुनियोजित अनुशासित तरीके से उस बात काम को करें, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि भुगतान, राजनीति नहीं। हम सभी लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। जो दिशा निर्देश अगर हम सभी लोग ये जारी कर रहे हैं कि आज इस काम को करना है तो आज इस काम को करना ही करना है। ये मत सोचिए कि हमको क्या करना है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है, अरे भाई हमारे पास कुछ नहीं है, इसी नाते तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अगर मिलेगा अपना पैसा तो आपको भी तो अपना पैसा मिलेगा ना भाई। हमने जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने भी तो कमाया होगा, और वो पैसा डूबेगा तो अभय देव का भर का नहीं डूबेगा, आपका भी डूबेगा, वो सभी साथियों का डूबेगा जिसने बड़ी गाड़ी कमाई के साथ पैसा कमाया और उसको ले जाके रखा था कि आने वाले दिन में हमारे काम आए। तो हम सभी लोगों ने इस आंदोलन की नींव इस नाते रखी कि एक ऐसा समय आएगा कि जब हम लोगों को लामबंद गोलबंद करते हुए 2 जगहों पर टारगेट करना होगा। एक तो सुब्रत राय के इंटरनल प्रबंधन तंत्र के ऊपर, ताकि उनके ऊपर एक दबाव बने और वो देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए कटिबद्ध हो जाए और बिना किसी लाग लपेट के ऑफिसों खोल के वो पैसा देने की शुरुआत कर दें। और दूसरा, अगर इन परिस्थितियों में हम सफल नहीं हो पाते हैं तो देश की सरकार, भारत की सरकार जिसने हमारा वोट लिया है और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसने व्रत लिया है, संवैधानिक रूप से शपथ ली है कि जहां भी इस तरह के भ्रष्टाचार होंगे, शोषित होंगे, पीड़ित होंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार होगा या देश की जनता उससे त्रस्त होगी, तो वो हमारी बिना किसी राग द्वेष, विदेश बिना किसी भेदभाव रहित हम हमारी मदद करेंगे
और हमारे लोगों की सुरक्षा और संरक्षण करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और भारत की सरकार ने ही उनको लाइसेंस जारी किया है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर में पैसा क्यों जमा किया। अभी हमारे कुछ साथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास उनके गोरखपुर आवास पे मिलने गए। वहां पे हमारे साथी ये बात कहते हुए नजर आए कि हमारे लोगों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र में फंस गया है और जो हमको सूत्रों के हिसाब से पता लग रहा है वहां पर मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि आपने प्राइवेट सेक्टरों में पैसा क्यों लगाया है, तुम्हारे पास सरकारी बैंक नहीं थे क्या, तुमको सरकारी बैंक में पैसा लगाना नहीं चाहिए था और प्राइवेट में लगाए हो, जाओ यहां से भाग जाओ। ये गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर देता हो तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं जानते कि अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और संवैधानिक कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उसके एक एक आदेशों को अनुपालन उससे संबंधित मातहत कर्मचारी और कार्यालयों से होकर गुजरता है। अगर सुब्रत राय यहां पे अपना व्यवसाय कर रहे थे तो राज्य की सरकार भी उनको किसी ना किसी तरह से उनको संरक्षण देने का काम कर रही थी और किसी ना किसी प्रपत्र के माध्यम से उन्होंने अथॉरिटी पाई हो। आपने उनको यहां पे व्यापार करने की अनुमति कैसे दे दी? आप कैसे कह सकते हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पैसे क्यों लगाए? माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी, सूत्रों के हवाले से जो पता लगा है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है आपका। और अगर आपने ये कहा है तो जितनी देश भर में उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियां हैं वो सड़क से लेके दवा बनाने का काम करती हैं, उन कंपनियों को जो प्राइवेट सेक्टर है उनको क्यों नहीं आप हटा देते? संविदा की नौकरियों को काम करने वाले लोग अनलीगल तरीके से अगर काम करने लगे तो उसकी लाइसेंस क्यों जारी करते हैं आप? कोई ना कोई कंपनी आप आउटसोर्सिंग की जो काम करती है वो किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से होती है, रजिस्ट्रेशन होकर आता है। उनके लोगों को आप भारत खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए क्यों रखते हैं? बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है आपका। ऐसे ही बिहार में मुख्यमंत्री ने कहा कल को आप वोट मांगने आते हो, आपके विधायक और सांसद जो हमसे वोट मांगने आते हैं हमसे पूछ के आपने पर्चा भरा है क्या? हमसे पूछ के आपके विधायक और सांसद हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से पर्चा भरने जाते हैं। आप तय करते हो, आप तय करते हो, आप ही वोट दे देना उनको। हमारे प्रदेश की जनता नहीं देगी, हम नहीं देंगे। हम तुम्हारे बथुआ मजदूर नहीं है। हम लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम किसको मत दें और किसको ना दें। तुम्हारे कहने से हम फिर क्यों वोट दें? तुम्हारे मांगने और तुम्हारी नीतियों से हम क्यों प्रभावित हों? तुम्हारी नीतियां अगर कहती है कि आउटसोर्सिंग वाले को दे दिया जाओ और जब कोई गलती काम करे तो उन्होंने आउटसोर्सिंग वाले से काम क्यों करा लिया? लाइसेंस तो तुमने दिया, अथॉरिटी तो तुमने दी, संरक्षण तुम दे रहे हो और दिलवाने की बात आ रही है तो बोले प्राइवेट में पैसा क्यों जमा कर दिया? गजब हाल है भाई। तो देश भर में ऐसे भी लोग, चूंकि मैं तो जानता हूं जहां तक कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र में ऐसे भी तमाम चिटफंड कंपनियों को सरकार पोषण देती है, पोषक बनाती है और पोषक बना के उसका शोषण करती है और उसमें गरीब पिसता है। उत्तर प्रदेश सहित देश के राज्यों में दो तरह का कानून भी है, अमीरों के लिए दूसरा, गरीबों के लिए दूसरा। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मात्र एक कानून, समान कानून की बात करी। संविधान एक है, विधान एक है, झंडा एक है, तो देश में गरीबों के लिए और अमीरों के लिए कानून दो क्यों है भाई? आज गरीब अपनी बात कहने जा रहा, उसका FIR नहीं दर्ज कर रहा हो पा रहा।
रात को 2 बजे गरीबों को टांग के जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हो, लेकिन सुब्रत राय को उसी नाक के नीचे बैठा हुआ है 1.5 किलोमीटर, उसको गिरफ्तार करने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि वो अमीर है, आपको पैसा देता है। हम आपको वोट तो देते हैं, आप उसी के नाते सांसद और विधायक होते हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उसी नाते बैठते हो। जिस दिन हम वोट देना बंद कर देंगे आपको, उस दिन सुब्रत राय का बाप भी आपको कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे पाएगा। साथियों, ये प्रभाव जो है ना, आपके वोट की ताकत में है। और ये संगठन का जो निर्माण हुआ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, ये आपको अपने अधिकार और आपके अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए, जिस अधिकार के साथ आपने अपने निवेशकों से पैसा मांगा और ये गिरमगारी से कहा कि मैं पैसा वापस कराऊंगा, मैं हूं ना, आपके व्यवहार पे लोगों ने पैसा जमा किया, आपका भी पैसा डूब गया है। ये सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग सहारा सेवी के प्रकरण में आपको जीवन भर उलझाते रहेंगे, नए नए नित तारीख बताते रहेंगे, आपका पैसा वापस नहीं होगा, एक दिन थक हार के आप बैठ जाएंगे। बिना किसी राग द्वेष के एक मंच पे आइए और संगठन के साथ खड़ा हुई और एक यलगार, क्योंकि अब समय नहीं, यलगार मचा दीजिए, युद्ध की ललकार कर दीजिए। और बहुत जल्दी देश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, हम विधानसभा और नोएडा सेक्टर घेरने की तैयारी बना रहे हैं और देश में भी एक बहुत बड़े आंदोलन की रणनीति तय हो रही है। जो संगठन अपने बीच के लोगों से घोषणा कर रहा हो, हम सभी साथी जिस दिन मंच पे आके यह बात कहें कि इस दिन हमको लखनऊ, इस दिन हमको बिहार, इस दिन हमको उड़ीसा, उस दिन हमको महाराष्ट्र, उस दिन हमको आसाम, उस दिन हमको दिल्ली की विधानसभाओं पे एक साथ खड़ा होना है, तो आप देर मत करिएगा, अपने घरों से निकल के यलगार कर दीजिएगा, युद्ध की ललकार कर दीजिएगा, पैसे का भुगतान उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा। फिर किसी दिन अगली वीडियो के साथ आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।